नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इंडियन इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की। और इसके संदर्भ में जब बात करें भारत में आर्थिक सुधारों की बात करने वाले हैं। भारत में आर्थिक सुधारों से आज से उस व्यवस्था से जिसके अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सुधार करना होता है। देश की अर्थव्यवस्था से जो भी जहाँ से भी अर्थव्यवस्था में इंक्लूड है, जहाँ से भी देश को आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है, उसको सुदृढ़ करना, ठीक है, उसमें सुधार करना सीधी सी बात है। भारत में आर्थिक सुधारों का शुभारंभ 24 जुलाई 1991 में होता है। कब होता है? भारत में आर्थिक सुधारों का शुभारंभ 24 जुलाई 1991 को होता है, ठीक है। भारत में आर्थिक सुधारों का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। इनके जैसा तो हो ही नहीं सकता कोई, ठीक है। कहा जाता है जब देश के पास सिर्फ 15 दिनों का धन बचा था, पैसे बचे थे, उस वक्त भी जब दुनिया भर में जो है वैश्विक स्तर पर महामंदी छाई हुई थी, उस दौर में भी इस बंदे ने देश को बाहर निकाल लिया था और देश पर जरा सा भी आंच नहीं आने दी। उस दौर में भी जहाँ कहा था, वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया था कि अब इनके पास मात्र 15 से 20 दिन का पैसा बचा है इंडिया के पास, उस वक्त भी। तो आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जरूर बताइएगा। भारत में आर्थिक सुधारों का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह है। भारत में आर्थिक सुधार व्यवस्था द्वितीय योजना अवकाश यानी 1990 से 92 के तहत शुरू की गई थी, ठीक है ना। आर्थिक सुधारों के तहत जो 3 बातों पर ध्यान दिया गया था, एलपीजी मैंने बात की थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए उदारीकरण एक वैसी व्यवस्था कैसे अपन कहते हैं ना, उदारता का व्यवहार करना, कठोरता नहीं करके उदारता का व्यवहार करना। उदारीकरण वह ये था कि उस समय 1990 से 1900 इस समय एलपीजी उदारीकरण व्यवस्था से पहले, डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस प्रयास से पहले ये था कि अपन जो विदेशों से व्यापार करते हैं उसकी जो प्रक्रिया थी बहुत कठोर थी, कि कहा जा सकता है कि एक सीधे तरीके से कोई व्यापार कर ही नहीं पाता, एक तरीके से बंद अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं, ठीक है। उस कारण से ये बाहर का पैसा भारत में आता नहीं था, ठीक है। जब बाहर का पैसा नहीं आता था तो हम स्ट्रॉन्ग कैसे होते, ठीक है। अब एक बात सीधी सी बात है, जब पड़ोसी आना चाहेगा, आप अगर है ना, आप अपना पड़ोसी अपने घर पे आएगा, कब आएगा? जब आएगा जब आप उससे प्यार से बोलोगे, उसे फ़ायदा होगा, ठीक है। प्यार से बोलोगे, फ़ायदा होगा। और अगर आप उसके साथ तो झंझलाटे बातें करोगे, गुस्सा करोगे, या फिर उसे कहोगे नहीं तुम्हें आना होगा तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन भारी रखोगे, तुम्हें आना होगा तो चुपचाप रहना होगा, ऐसे बैठना होगा, हमारी सुननी होगी, ये करना होगा, वो करना होगा, मतलब इस तरीके से, तो हमारे लिए पड़ोसी क्या हो गई? देश पड़ोसी ही हैं सब बाकी के विदेशों से। तो क्या था कि व्यापार करने के लिए, आने के लिए जो कंडीशंस थी देश की विदेशी व्यापार की, पहली बात तो विदेशी व्यापार वो यहाँ कर बहुत कम सकते थे। दूसरी बात, इतनी कंडीशनें, इतनी शर्तें बहुत टाइट थी कि जिसके कारण वो कर नहीं पाते थे, ठीक है ना। तो हुआ क्या था इसके संदर्भ में, सरकारी कठोर कानूनों के स्थान पर सरल कानूनों का निर्माण करेगी। जो कानून बहुत कठोर थे जिस कारण से विदेशी व्यापार यहाँ हो नहीं पाता था, विदेशी यहाँ आने से कतराते थे, हो सकता उनको ऐसे लगता था, आ ही नहीं पाते थे, डरते थे, कानून इतने कठोर थे, ठीक है। सरकार की लाइसेंसिंग व्यवस्था को सरल करना, लाइसेंस के लिए भी बहुत आपको यहाँ करना होगा तो इतने लाइसेंस करने पड़ेंगे, ये वो, ये चक्कर लगाना, वो चक्कर लगाना। आपको पता है कार्यालयों के चक्कर, ऑफिसों के चक्कर कैसे रहते हैं, ठीक है। लाल फीताशाही व्यवस्था को समाप्त करना और विदेशी पूंजी को बढ़ावा देना, ये था। यानी कि सीधी सी बात है, इसमें कानून जो थे उनको सरल करना ताकि आसानी से व्यापार कर सकें। लाइसेंसिंग व्यवस्था जहाँ इंपॉर्टेंट हो उनको ही लाइसेंस के दायरे में रखा, बाकी सब लाइसेंस फ्री किए गए कि आप आराम से यहाँ पर धंधा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा करें, सरकार द्वारा उदारीकरण के तहत किए गए सुधारों की बात हम जब करें तो देखें, एक अधिकारात्मक प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम, एक अधिकार, सिर्फ और सिर्फ एक अधिकार का मतलब सिर्फ और सिर्फ अकेले का अधिकार होना। एक अधिकारात्मक प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम 1969 MRTP एक्ट 1969 को समाप्त करके इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू किया गया। यानी एक अधिकार को ख़त्म किया गया, वो उस पर क्या आया? प्रतिस्पर्धा, यानी कि आप कंपटीशन कर सकते हैं, ठीक है ना। फेरा 1973, फेरा के स्थान पर फेमा आया। 1999 को 1 जून 2000 को लागू किया जाता है। कंपनी अधिनियम 1956 के स्थान पर 1 अप्रैल 2014 को कंपनी अधिनियम 2013 लागू किया गया।
1991 में बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार करने के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया। बैंक देखो 1991 में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया बैंकों में बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार के लिए, ठीक है ना। भारत में कर व्यवस्था में सुधार हेतु राजा चेलैया समिति का गठन किया। कर व्यवस्था में सुधार हेतु राजा चेलैया समिति का गठन हुआ, ठीक है ना। तथा इसी समिति की सिफारिश पर 1993-94 में भारत में टैक्स सर्विस टैक्स शुरू हुआ था, ठीक है ना। राजा चेलैया समिति की सिफारिश पर ही भारत में सर्विस टैक्स शुरू हुआ, ठीक है ना, सेवा कर। भारत में प्रतिभूति बाजारों को मजबूत करने हेतु प्रतिभूति बाजार जो सिक्योरिटी मार्केट जो होते हैं उसमें प्रतिभूति बाजार जो है इसको मजबूत करने के लिए 30 जनवरी 1992 को, कब 30 जनवरी 1992 को सेबी जो पूंजीपति बाजारों के मार्केट इन पे कंट्रोल करने के लिए जो होती है सेबी, बड़ी चर्चा में अभी, को वैधानिक दर्जा दिया गया और सेबी एक्ट 1992 लागू किया गया। उदारीकरण के तहत उद्योगों की लाइसेंस व्यवस्था को जो है कम किया गया, यानी जो जिनके लिए ज़रूरी हो उनको ही लाइसेंस की का बोला गया, बाकी छोटे मोटे काम उनके लाइसेंस कैंसिल किए गए, इन तुम्हें भाई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तथा वर्तमान 5 प्रकार के उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस लेना अच्छी कर दिया। ये 5 उद्योग हैं जिन पर लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, बाकी पर आपकी मर्जी, आप लो चाहे मत लो, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, तंबाकू उत्पाद उद्योग, अगर आप तंबाकू का धंधा करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। एल्कोहल पदार्थ उद्योग, आप एल्कोहल बनाते हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस उद्योग, एरोस्पेस के इलेक्ट्रॉनिक बनाते हैं उसके एरोस्पेस तो आपको लेना पड़ेगा लाइसेंस। केमिस्ट्री यानी रसायन उद्योग, ठीक है। और विस्फोटक पदार्थ उद्योग, ठीक है, बारूद वगैरह पटाखे वगैरह इसके भी लाइसेंस होता है ना, ठीक है। इनमें आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। उदारीकरण नीति के तहत भारत में उद्योगों के विकास करने हेतु 24 जुलाई 1991 को केंद्र सरकार द्वारा अपनी 5वीं औद्योगिक नीति 1991 घोषित की गई। 5वीं औद्योगिक नीति आई थी इस वक्त, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं निजीकरण। उदारीकरण हमने देखा, निजीकरण जो कि आजकल ज़्यादा ही हो रहा है, इससे तो अब परेशान हैं। उस वक्त का अच्छा कदम था लेकिन आज लोग परेशान हैं, ठीक है ना। निजीकरण एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत सरकार के क्षेत्र विशेष रूप से प्रबंध तथा नियंत्रण को किसी निजी हाथों में दे दिया जाता है। जैसे कि अब अडानी और अंबानी का खूब चल रहा है अभी, ठीक है, आपको हर तरफ मिल जाएंगे। अडानी पेट्रोलियम, अडानी सब जगह आपको अडानी मिल जाएगा, ठीक है। उस प्रकार से निजीकरण का वर्तमान में 2 सार्वजनिक क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों का निजीकरण कर दिया जा चुका है। रेलवे, परिवहन क्षेत्र, ठीक है, और परमाणु ऊर्जा यही बचे हैं, बाकी सबका निजीकरण हो चुका है। और हम कहते हैं कि निजीकरण, खैर इस पर कोई बात नहीं करनी, लेकिन अब ये सिर्फ 2 क्षेत्र बचे हैं जब निजीकरण नहीं हुआ। रेलवे तो कुछ शायद स्टेशन जो अब लग रहा है कि निजीकरण में जाने वाले हैं। रेलवे अब फिलहाल 2 के लिए रेलवे, परिवहन क्षेत्र और परमाणु और खनिज क्षेत्र, ये सिर्फ और सिर्फ निजीकरण में नहीं है, बाकी सब के सब निजीकरण में हो गए हैं। वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण की बात करें, वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि देश विदेश आपस में जो है सभी विश्व के देशों के साथ आपके जो है व्यापार करना, वो वैश्वीकरण में आएगा। यानी वैश्वीकरण एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य देश की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया जाता है। अर्थात वैश्वीकरण एक खुली अर्थव्यवस्था जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करना, बढ़ावा देना। प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्टसन ने बताया कि वैश्वीकरण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन है। किसने कहा? रॉबर्टसन ने कहा कि वैश्वीकरण जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास का क्या है, इंजन है, क्या रॉबर्टसन ने कहा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।